इससे पहले हम लोग 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे हम बढ़ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या कह रहा है कि 1976 में 1976 में 42वां संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितना मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें नागरिकों के लिए कितना मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गया है। तो उस टाइम वर्तमान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है और ये जो मौलिक कर्तव्य 11 है अभी 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी के आधार पे 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के आधार पे वर्तमान में हमारा जो मौलिक कर्तव्य है अब 11 हो गया है। और इससे पहले जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, तो उसके आधार पर जो हमारा मौलिक कर्तव्य था कितना था, 10 था। तो अगर अभी आ जाएगा कि अगर 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ है, तो उस आधार पर मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं, तो आप लगाएंगे 11। लेकिन ये दिया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन, तो उसके आधार पर आप 10 मारेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन कि भारत में संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्था आपको हम बताए हैं कि जो संघीय व्यवस्था होती है, संघ में कौन कौन सा आता है। संघीय जो भारत की जो संघीय व्यवस्था होती है, तो संघ में कौन कौन आता है। लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, संसद आता है या प्रतिनिधि सभा आती है। कौन आता है हमारा, तो जो हमारा भारत की संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में हमारा कहा जाता है कि जो संघीय व्यवस्था में हमारा 3 आता है। कौन कौन आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और भारत की उच्च न्यायपालिका भी आती है। तो संसद के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, लोकसभा भी आ जाएगा और राज्यसभा भी आ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट हमारा आंसर होगा संसद। तो भारत में संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितना सदन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कितना सदन है। अगर यही पूछता कि भारतीय संघ में कितना सदन है, तब तो हम मारते 3। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कितना सदन है, तो इसीलिए हम मारेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे संसद लगा दिया है। और भारतीय संसद में हमारे 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर यहाँ पे संघ लगा देता, भारतीय संघ में कितने सदन हैं, तो उस टाइम हम बोलते 3। कौन कौन से, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा न्यायपालिका। सबसे बड़ा सदन कौन होता है, राज्यसभा होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें आप मारेंगे 2। संसद का अस्थाई सदन कौन है। लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों है या कोई नहीं है। तो अस्थाई सदन संसद का कौन है आपका। अस्थाई जो सदन होता है, अभी आपको बताए हैं कि जो राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन को बोला जाता है और निम्न सदन को बोला जाता है लोकसभा बोला जाता है। तो संसद का जो अस्थाई सदन होता है वो राज्यसभा होता है, और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है
भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? केवल लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल हैं? तो क्या लोकसभा शामिल है, क्या राज्यसभा शामिल है, क्या लोकसभा व राज्यसभा शामिल है, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा भारत देश का प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल को बोला जाता है। और जो हमारा देश का होता है सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति का होता है। और ये हमारा संसद का पदेन सदस्य भी होता है राष्ट्रपति। तो हम इसीलिए मारेंगे कि भारतीय संसद में ये हमारे तीनों शामिल होते हैं। लोकसभा भी शामिल होता है, राज्यसभा भी शामिल होता है और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? पहला है ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा है ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के अधीन ही प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है। जब भी कोई बजट पास किया जाता है तो बिना राष्ट्रपति के मोहर और सिग्नेचर के वो बजट पास नहीं होगा। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हम हटा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो हमारा तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपको एक करंट का क्वेश्चन बता रहे हैं कि अनिल चौहान जिनका नाम है वो हमारे देश के नए सीडीएस बन गए। इससे पहले आपके प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत उनका नाम था, जो अभी जो विमान दुर्घटना हुआ था उसमें वो मारे गए। और जनरल बिपिन रावत के नाम पे ही अभी सैनिक विद्यालय सैफई में जो सैनिक विद्यालय है उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। ये करंट का क्वेश्चन है आपका। तो अभी आपके देश के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनिल चौहान। और आपका हम बार बार राष्ट्रपति पद ले रहे हैं, तो अभी आपके देश का नाम की राष्ट्रपति कौन है? तो अभी देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं जो आदिवासी महिला हैं, और वो आती कहाँ से हैं? उड़ीसा से आती हैं। उड़ीसा में हमारा क्या क्या पाया जाता है? उड़ीसा में हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर भी हमारा उड़ीसा में पाया जाता है। और वहीं की हमारी राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, तीसरा राज्य व सरकार का अध्यक्ष, और चौथा बहुमत दल का नेता। पहला ये बहुमत दल का नेता तो वैसे ही गलत है। क्यों? बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो पहले ही वो गलत है। अब आपका अगला है भारत का वास्तविक शासक। भारत का वास्तविक शासक जो हमारा होता है, भारत का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। और अगला क्वेश्चन है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। हाँ, ये हमारा सही करेक्ट आंसर है। जो भी संविधान का होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, जो भी संघ की
होती है, जो भी संसद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको इसको बताने से पहले हम आपको एक करंट का क्वेश्चन बता रहे हैं कि अभी देश के हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है? 49वें न्यायाधीश जो बने हैं उनका जो नाम है यूयू ललित नाम है, यूयू ललित। अभी हमारे 49वें देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित हैं, लेकिन इनका भी अब कार्यकाल 7 नवंबर को खत्म हो जाएगा और उसके बाद 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जिनका नाम है डॉक्टर वी चंद्रचूड़, डॉक्टर वी चंद्रचूड़। और डॉक्टर वी चंद्रचूड़ जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायाधीश रह चुके हैं। अभी जो शिक्षा मित्रों का जो रद्द हुआ था 2017 में जो उनकी नियुक्ति थी, तो उनको जो रद्द करने का फैसला दिया था तो इन्हीं दोनों ने दिया था, यूयू ललित ने और डॉक्टर वी चंद्रचूड़ ने। तो डॉक्टर वी चंद्रचूड़ 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये जो शपथ लेंगे 7 नवंबर को लेंगे। और अभी हमारा कौन है डॉक्टर मुख्य न्यायाधीश? यूयू ललित हैं। यूयू ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कोई भी सरकार होती है तो अपना एक वकील नियुक्त करती है। या तो आप सेंट्रल में जाइए तो भारत सरकार अपना विधि अधिकारी नियुक्त करती है, राज्य में जाएंगे तो राज्य में अपना विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में परसों का हम एक करंट का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना महाविधि अधिकारी नियुक्त किया है। यूयू ललित जो हैं मुख्य न्यायाधीश, हमारे यूयू ललित के नाती हैं, उनका नाम है डॉक्टर वी के ललित अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के मुख्य विधि अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश के चुने गए हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है भारत का महान्यायवादी होता है। न विधि सचिव होता है, न विधि मंत्री होता है और न ही मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? भारतीय जो संविधान है उसके व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है आपका लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा आपका ऑप्शन है लोकसभा राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका जो भारतीय संविधान का व्याख्या करता है, भारतीय संविधान का व्याख्या ना तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। तो ना लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना ही राष्ट्रपति करता है और ना ही अटॉर्नी जनरल करता है। कौन करता है भारतीय संविधान की व्याख्या? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? आपका ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन है 1853 का चार्टर्ड एक्ट, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है संविधान अधिनियम 1950। तो किसके अंतर्गत किया गया था? तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, 30 क्वेश्चन, और इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं और उसके बाद आपका आएगा इकोनॉमी, उसके बाद है आपका इकोनॉमी के बाद आपका इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद साइंस है, साइंस के बाद आपका जियोग्राफी है, जियोग्राफी के बाद आपका करंट अफेयर है। तो आपको हौसला बांधना है और हौसला बांध के पेपर देना है और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अभी आपको हम बताए हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी हमारे 49वें बने हैं यूयू ललित साहब। आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि राष्ट्रपति का जो शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। तो उसी प्रकार जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमारा देश का प्रथम नागरिक भी होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को क्या करता है? नियुक्त करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलवाता है वह मुख्य न्यायाधीश ही दिलवाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। तो आपका जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, ये पंचायती जो राज है, पंचायती राज कब संशोधन हुआ था? पंचायती राज ये संशोधन हुआ था 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 1992 में किया गया था। संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में, 1992 में किया गया था। इसमें अनुसूची क्या थी? तो इसमें जो अनुसूची थी, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें अनुसूची जो थी पंचायती राज में, इसमें अनुसूची आपकी 11 थी। विषय जो आपके थे, विषय आपके 29 थे, और भाग कितने थे आपके? भाग उसमें 9 थे। तो अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, तो आप करेक्ट कहेंगे 11। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत संविधान के किस विषय में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो उसमें विषय कितने थे? 29 विषय थे, और भाग कितने थे? 9 थे। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? नगरपालिका क्या होता है और पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज में आपके आते हैं जो, जैसे आपका ग्राम प्रधान हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया, जिला पंचायत हो गया, ये आप किसके अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान कब हुआ था? तो ये जो नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान नगरपालिका का हुआ था 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये भी आपका 1993 में हुआ था। 73वां कब हुआ था? 1992 में। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और उसमें अनुसूची कितनी थी? उसमें अनुसूची जो थी, अनुसूची आपकी 12 थी, और उसमें भाग कितने थे? इसमें भाग आपके 9 क थे। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? तो आप करेक्ट आंसर लगा देंगे भाग 9 क। ये कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत। उसमें अनुसूची कितनी थी? 12 अनुसूची थी। और विषय कितना था? इसमें विषय 29 थे, और इसमें जो विषय था आपका, इसमें विषय 28 था। अगला आपका क्वेश्चन है
कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितना कार्य सौंपा गया। ये आपका क्वेश्चन है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची जो होती है वो कितना कार्य पंचायतों को दिया जाए। पंचायत का प्रथम नागरिक कौन होता है? पंचायत का जो प्रथम नागरिक होता है ग्राम प्रधान होता है, जो गांव में काम कराते हैं, तो उनके लिए 11वीं अनुसूची में कार्य सौंपा जाता है प्रत्येक वर्ष। तो वही कह रहा है कि जो 73वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितना कार्य सौंपा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया। पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको कितने स्तर पे करने का सुझाव दिया गया। तो बलवंत राय मेहता के आधार पे ये बलवंत राय मेहता जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था आपका? वो 1957 को हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति ने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं कितने स्तर पर सुझाव करने का दिया? इन्होंने कहा 3 स्तर पे। 3 स्तर पे कैसे कैसे? एक आपका ब्लॉक स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे जो जिला पंचायत होते हैं, पहला जिला स्तर पे, दूसरा ब्लॉक स्तर पे और तीसरा ग्राम स्तर पे। इन्होंने 3 किस पंचायती राज में 3 संस्था की करने की सिफारिश दी थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की। पहला आपका है ग्राम सभा व जिला परिषद, दूसरा आपका है मंडलीय समिति व जिला परिषद, तीसरा आपका है मंडलीय पंचायत व जिला परिषद और चौथा आपका ऑप्शन है पंचायत समिति। तो मंडल क्या होता है? मंडल अभी आपका मंडल कौन सा है? अभी आपका जो 3 जिलों का गठन करके बनाया जाता है मंडल, अभी हम आजमगढ़ मंडल में हैं। और अभी आपका क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी। तो उन्होंने कहा था मंडलीय पंचायत व जिला परिषद की बात की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितना पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में अध्यक्ष होता है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जिले का प्रथम नागरिक उसको बोलते हैं। तो कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितना पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 पद आरक्षित किया गया है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष का होता है। तो ये आपके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन थे, आप इसको रट्टा मार जाइएगा। इतना विश्वास है कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें से फंसेंगे। धन्यवाद।